जी, वियतनाम में एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है एग कॉफ़ी। ये मैं पी रहा हूँ यहाँ पे। एक कोल्ड एग कॉफ़ी, गर्म भी मिलती है, ठंडी भी मिलती है। और ये इस वजह से पैदा हुई है, सिर्फ वियतनाम में मिलती है और कहीं दुनिया में मैं नहीं सुनी। और माविशदारी इस वजह से पैदा हुई कि एक वक्त में जब जंग हो रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, तो क्योंकि उनके पास दूध नहीं था तो उन्होंने अंडे और कॉफ़ी को मिक्स करके एग कॉफ़ी बना ली, और वो इतनी मकबूल हो गई कि आज वियतनाम के अंदर वो टूरिस्ट आके पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये पाकिस्तान में भी ट्राई करनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ जी, हम जा रहे हैं अब जो केव्स हैं अंडरग्राउंड तो नहीं, खैर मतलब क्या वाटर के साथ जो केव्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। ये उसकी एंट्रेंस है। दोस्तों, अब हम किश्ती में बैठ गए हैं और ये देखें खूबसूरत नज़ारा। अब हम इस छोटे से दरिया कह लें या स्ट्रीम कह लें, इसमें जाएंगे और फिर गारों के अंदर जाएंगे। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं, आप इस तरफ तस्वीर देख सकते हैं। ये बड़ी फेवरेट किस्म की स्पॉट है वियतनाम की। और मैंने फाइनली एक टोपी पा ली है, अजीब सी लग रही है मुझे पता है, मगर धूप से बचा रही है मुझे। ले जी, अब छतरी ड्यूटी मैंने ले ली है। क्यों माविश, कैसा लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है? सीरीन है वाकई। वो एक फिल्म थी जो हम बचपन में मैंने देखी थी, बड़ी मेरी फेवरेट फिल्म थी, मैं तुम्हें रात को ही बता रहा था। उसका नाम था इंडोचीन, इंडो चाइना। मुझे लग रहा है मैं उस फिल्म में वापस आ गया। और रात को माविश ने ये बताया कि इनफैक्ट पता ये चला कि वो फिल्म यहीं पे शूट हुई थी। ज़रा नज़ारा देखें। अच्छा जी, ये देखें, आपको सामने पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, छोटी सी एक गार है। उस गार के अंदर हम जाने लगे हैं। ये किश्ती में ही जाएंगे, छोटी सी अपनी बोट में। और ये देखें नज़ारा कितना खूबसूरत है यहाँ। ये चेक करें जी, ये वो गार है जिसके अंदर हम जाने लगे हैं। कमाल है। माविश, डर तो नहीं लग रहा? अच्छा, बंदा बैठा हुआ है, गार्ड कर रहा है कि जो बंदा अंदर जाए वो वापस बाहर भी आए। हाँ, ये पत्थर भी है जिससे बचना है। लो जी, अब गार के अंदर जा रहे हैं। कैसी जबरदस्त बात। ओए होए, ये बंद कर दो ना। ये चेक करें जी, गार के अंदर का नज़ारा एब्सोल्युटली स्पेल बाइंडिंग इमेज। ये देखें, गार के अंदर से हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे सर के साथ से पत्थर गुजर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर हुआ तो मुझे शायद पत्थर ही लग जाए। इनको भी तो जरूरत भी नहीं है यहाँ। ओए होए, आगे जो व्यू खुला है, बस यही सीन था जो उस फिल्म में भी मैंने देखा था। इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस। एकदम से वो बीच में से गार में से गुजरते हैं और फिर बाहर निकलते हैं और ये नज़ारा होता है आगे। यार, ये तो जन्नत की तरह है कसम खुदा की। क्या अमेजिंग जगह है। और हमारे दोस्त माविश भी मुझे बता रही कि ये जो लेटेस्ट किंग कॉन्ग फिल्म बनी थी वो भी यहीं पे बनी थी। चेक करें जी, पीछे जो बंदा हमें चला के लेके जा रहा है, उससे पीछे जिन कारों से हम आए हैं पता भी नहीं चल रहा कहाँ पे है। वैसे लगता है जैसे डिस्गाइज में है। और ये सामने एक इबादत गाह है उनकी, यहाँ हम एक छोटा सा स्टॉप करेंगे। ये जी एक पुराने ज़माने का कासल है, उसका नाम है कासल टेम्बो। यही नाम था? टेम्पल। अच्छा, कासल टेम्पल। और यहाँ पे एक खातून जो है वो अपने केले धो रही हैं बाज़ार में बेचने से पहले। ये देखें जी, इसके जो स्टेप्स हैं ना वो नीचे पानी के अंदर उतर रहे हैं। ये देखें जी, अब हम उस टेंपल में आ गए और शानदार खूबसूरत तरीन टेंपल है। यहाँ पे एक बड़ा सा टर्टल भी हमें देख रहा है। कच्छुकुमा कहते हैं। हाँ, वो भी तो बिलीफ है कि पूरी दुनिया जो है वो बेसिकली एक टर्टल की बैक पे बैठी। मैं माविश से कह रहा था कि ये इतनी खूबसूरत जगह है जो कि कुदरत ने खुद तराशी है कि वियतनाम में कोई भी मज़हब होता, बुद्धिज़्म हो, कुछ और हो, इस्लाम होता, तो डेफिनेटली ऐसी खूबसूरत जगह पर लोगों ने अपनी इबादत गाह ज़रूर बनानी थी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी अंदर कैमरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो बार से आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा कि कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत टेंपल है। ये टेंपल के अंदर की जगह है। बड़ा अमेजिंग लग रहा है जी, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी वियतनाम की फ़िल्म में आ गया हूँ या किसी फ़िल्म के सेट पे आ गया हूँ, या आई डोंट नो, रियली नथिंग टू कंपेयर विद इट ऑल। अब हम एक बगीचे की तरफ जा रहे हैं जो टेंपल के बिल्कुल साथ है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट ट्रीज हुआ करते होंगे। मॉन्क्स यहाँ आके खाना शाना खाते होंगे। और आगे एक खूबसूरत सा तालाब भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये फल जो है ग्रो कर रहा है गार्डन के अंदर। अब ये देखें जी, मैं तालाब की तरफ जा रहा हूँ। पानी तो वैसे सारा हरा हो गया यहाँ पे, मगर इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस, स्पेल बाइंडिंग, एनिग्मेटिक किस्म का एक्सपीरियंस है जी। इस जगह में आके ऐसे टेम्पल्स देखना, ऐसी कुदरत की खूबसूरती देखना, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट।
सबसे अच्छी बात यह कि किस तरह से उन्होंने अपना सारा एंशंट आर्किटेक्चर और टेम्पल्स बिल्डिंग्स वगैरह को बिल्कुल प्रिजर्व करके खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है, उसको ज़ाया नहीं होने दिया, उसको ख़राब नहीं होने दिया। यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि जो एंशंट वियतनाम का किंगडम था उसकी जो अपनी खूबसूरती थी, उसका अपना जो विज़न था, उसके अपने जो रिलीजन्स थे, इस मैसिव वाज को देखें। तस्वीर में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कितना बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब अली, ये वो वाज है जिसके साथ मैं खड़ा हूँ। ऐसा लगता है पूरा मीनार है, इतनी दूर तक जाता है। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत। और इवन आप देखें कि एग्ज़िट साइड पे भी उसी तरह खूबसूरत गोल्ड के अंदर काम किया हुआ। गोल्ड कलर्ड, आई डोंट थिंक कि प्योर गोल्ड होगा, मगर बहुत ही खूबसूरत है और ज़ाहिरी बात है, इट लीव्स अ ह्यूज इंप्रेशन, बिग इंप्रेशन। लो जी, मैं वहाँ से कह रहा था कि ऐसे महसूस हो रहा है पैसे पूरे हो गए जो पैसे खर्च किए हैं यहाँ आने के लिए। बस ये पहली जगह ही देख के जो है मैं कहता हूँ कमाल हो गया है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ज़िंदगी का कोई अहम काम था वो मुकम्मल हो गया आज। आई नो आपको लग रहा होगा कैसी अजीबोगरीब एग्जैजरेटेड किस्म की मैं बातें कर रहा हूँ, मगर यार महसूस ऐसे हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब फिर हमने अपना टूर जो है कंटिन्यू कर दिया और आपको मैं साथ साथ नज़ारा भी दिखाता जा रहा हूँ। देखो पाकिस्तान इंडिया दोस्ती जिंदाबाद, बड़े सारे इंडियंस आए हैं जी यहाँ पे। हम आगे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक और गारों वाले सिस्टम में से गुजर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बत्तियाँ शत्तियाँ भी लगाई हुई हैं क्योंकि बड़ी ही लंबी किस्म की ये तो केव है, बहुत लंबी है। ये देखें कितनी आगे तक जा रही है। और माविश ये नेचुरली बनी है, ये किसी ने बनाई नहीं है। अब ये देखें जी, इस लंबे सिस्टम से अब हम बाहर आ रहे हैं। माविश जो प्लेटो की केव की एलिगरी है ना, मुझे तो वो याद आ रही है कि किस तरह गार में से आप निकलते हैं और फिर आपको आगे से हाँ सूरज नज़र आता है। इट्स लाइक अ रीबर्थ। ऐसे लगता है कि आप दोबारा से, और ठंडी हवा बाहर से लग रही है। अनबिलीवेबल यार, क्या खूबसूरती है। नेचर ने जो खूबसूरती बनाई है, इट्स जस्ट अनदर लेवल। बहुत लोग टूर पे निकले हुए हैं, देखो लाइनें लगी हुई किश्तियों की। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जब कदीम ज़माने के वियतनामीज़ यहाँ पे इस पगोडा में बैठते होंगे तो उनको ऐसे ही महसूस होता होगा कि जैसे ये जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं, ये जिस तरह देवताएं हैं, डिविनिटीज़ हैं, जो कि अपने इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं और अपनी बाहों में उन्होंने इस दुनिया को, इस लोगों को, इस जगह को लिया हुआ है। सर बचा के जा रहा हूँ। ये लाइट ऊपर देखें, बिल्कुल सर के साथ। वो बंदा भी पीछे से मुझे बार बार कहता है थल्ले कारा बना, अपनी टिंडा नीचे करो। ये कसम खुदा की इतना करीब है कि अगर मैं सर ऊपर करूँगा तो लग जाएगा मेरा सर। ये नीचे होना पड़ेगा यार। यहाँ पे वियतनाम में झुकना बड़ा पड़ता है यार। जहाँ भी जाओ कोई ना कोई ऐसी गार होती है। मैं ये कह रहा था कि गार से जब आप इमर्ज करते हैं तो ऐसी ही फीलिंग होती है जैसे आपकी एक किस्म की रिबर्थ हुई है ना। रिबर्थ की फीलिंग होती है। और वो जो फिल्म थी ना इंडोशीन, उसमें ये जो सीन था जिसके अंदर द रेड प्रिंसेस जो है वो इन गारों से गुजर के फिर इधर ओपन एरिया में आती है, वो उसमें वो मेटाफोरिकली भी यही कह रहे हैं कि इट्स लाइक अ रीबर्थ फॉर हर। एंड नाउ आई कैन फील इट, आई कैन सी इट कि वाकई इट फील्स लाइक दैट। The ancient capital of Vietnam, Ho Lu, 1010 टाइप में AD में था, and then it shifted to Hanoi. अच्छा जी, लो जी सुन लिया आपने। पहले ये हुकूमत का, ये दारुल हुकूमत हुआ करता था जी, कैपिटल ऑफ वियतनाम। किस सेंचुरी में माविश? 1010 आई थिंक। अच्छा, सुन लिया जी आपने, 11वीं सदी के अंदर। मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे कोई बादशाह अपना टेंपल वगैरह बनाया, जिस तरह एक ज़माने में दारुल हुकूमत यहीं पे था, तो यहाँ पे कोई फ़ौज अटैक भी नहीं कर सकती क्योंकि इर्द गिर्द जो है वो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, फ़ौज तो अंदर घुस नहीं सकती। वो छोटी सी जो सुरंगें आपने देखी, वहाँ से फ़ौज कैसे घुसेगी? वहाँ से घुसेगी तो सामने मारे जाएंगे। तो बड़ी सिक्योर किस्म की फोर्ट्रेस किस्म, नेचुरल फोर्ट्रेस भी है एक किस्म की, सेंचुरी भी और फोर्ट्रेस भी है। मुझे तो लगता है माविश अभी वहाँ से कहीं से किंग कॉन्ग निकल के जो है ना, स्टार्ट थम्पिंग हिज चेस्ट और समथिंग, देन he'll pick you up and run away with you। मैं इस रॉक फॉर्मेशन को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि जो रॉक क्लाइंबर्स होंगे उनको कितना मज़ा आएगा यहाँ चढ़ने का।
है ना? No, I don't think so. क्यों? Plains है. प्लेन सा है, ये प्लेन है। कुछ 36 बार तो मैं कह चुका हूँ, उफ, कितना खूबसूरत है। अब तुम कह रही हो प्लेन सा है। I'm talking about the rock face. अच्छा, रॉक फेस को थोड़ी उन्होंने देखना होता है, वो तो उसके साथ चिमड़े जहाँ होते हमने हैं। पाँव रख सकते हैं वो देखना होता है ना हमने. वो चिमड़े होंगे उसके साथ, उसको क्या, उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो चिपकलियाँ ना चुपकलियाँ, चिंबड़ जाएं. चिपकलियाँ ही होती हैं वो भी। ह्यूमन चिपकलियाँ। वो रॉक क्लाइंबिंग इसलिए नहीं करते कि उनको पत्थर खूबसूरत लगते हैं। ले जी, माविश की एक और ऑब्जर्वेशन है कि पानी बहुत ही साफ है, कोई सिल्ट नहीं नज़र आ रही। ले जी, अब हम फिर उतर गए हैं और एक और टेंपल की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तो मुझे यहाँ पे एक सिर्फ झुग्गी नज़र आ रही है, अगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ हमें टेंपल भी नज़र आएगा। छोटा सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जी, और आगे मुझे टेंपल नज़र आ रहा है। इधर से भी किश्तियाँ आ रही हैं दोनों तरफ से। ये देखें जी, खूबसूरत टेंपल के अंदर जा रहे हैं और मुझे अभी लग रहा है जैसे आगे कोई मुझे कुंग फू मास्टर मिलने लगा है और वो मुझे कहेगा कि बस अब तैयार हो जा तू लड़ने के लिए। कुंग फू पैंडा टाइप सीन लग रहा है। क्यों माविश? सॉरी, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा हूँ, मगर वैसे ही ज़रा इंजॉय भी कर रहा हूँ। ये मैंने वियतनाम में बहुत देखा है कि अपने टेंपल्स वगैरह पे ये कोई ना कोई छोटा मोटा खाना भी छोड़ के जाते हैं। गौर किया तुमने? हर टेंपल पे मैंने ये देखा है, पानी की बोतलें भी रखते हैं, खाना भी रखते हैं। माविश, ये तुम्हारी टोपी है छोटी सी। अच्छा जी, ये पता चला यहाँ पे कि 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी में इस इलाके को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया गया था कि जो मंगोलियन इन्वेजन है उसके ख़िलाफ़ एक इनकलाबी काउंटर अटैक का अड्डा बने, गढ़ बने। तो इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन नई नई दिलचस्प बातें पता चल रही हैं कि 13वीं सदी में जो त्रान किंग्स थे, यहाँ के वियतनाम के बादशाह थे, उन्होंने यहाँ पे अपना अड्डा बना लिया कि हम मंगोलियन इन्वेजन से बच सकेंगे, मंगोल्स को डिफीट कर सकेंगे। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि मंगोल्स भी इतने फार साउथ आए थे कि यहाँ वियतनाम तक पहुँच जाएँ। मगर यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी जंगें हुई और जिस इलाके में हम हैं, ये इलाका ना सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि ये एक रिलीजियस सेंचुरी बन गई, मगर इस मकसद के लिए भी कि एक बैटलफील्ड बन गई, क्योंकि मंगोलियंस ने जो है वो घोड़ों पर हमला करना होता था और घोड़े जो हैं वो यहाँ पे इन पहाड़ों के ऊपर से गुजर के आ नहीं सकते, और इवन बड़ी फ़ौजें जो हैं वो उनके लिए घुसना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक दफ़ा अंदर फ़ौजें आ जाएं तो फिर मतलब एक जगह अंदर अपने आप को कंसोलिडेट कर लें, थोड़ी सी एंट्रेंसेस हैं, उन एंट्रेंसेस को गार्ड कर लें तो बड़ी सी बड़ी फ़ौज जो है वो यहाँ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक इनकलाबी अड्डे के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ वियतनाम की अपनी तारीख़ में। तो जी, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो जो खातून आगे चला रही है बोट, वो मेरे से आगे निकल गई। मैं फ्लॉप हो गया हूँ। जी, बड़ी मज़ेदार किस्म की बात सुन रहा था अभी मैं। ये देखें, यहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये पूरा जो सिस्टम है ये एक रिवर सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाहर दरिया जो है वो उसका पानी बह रहा है, ये दरिया का ही पानी है। जो कमाल है कि इतना साफ़ है, और ये पहाड़ों के ज़रिए से, मतलब इन चट्टानों के नीचे से गुज़र रहा है। वो याद है मुझे, क्लास में हमें पढ़ा करते थे वाटर मेक्स इट्स ओन पाथ, तो वो वाकई यहाँ पे फिज़िकली नज़र आ रहा है कि पानी ने अपना रास्ता निकालना ही है। मगर इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह पानी ने अपना रास्ता निकालना है, इसी तरह इंसान ने या तारीख़ ने भी अपना रास्ता निकालना है, और उसको वो भी पहाड़ तोड़ के अपना रास्ता लाजमी निकालेगी। जिस तरह से हम अभी एक और गार में जा रहे हैं, ये देखें, इनको की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे सर को ये पत्थर लग गया ना तो बड़ी दर्द होगी। ये जी, अब हम एक और सुरंग गार से निकल कर दूसरी तरफ आ रहे हैं। जिस तरह प्लेटो की केव से हम इमर्ज करते हैं। ओह, मेरा सर लगने लगा था, पीछे बंदे ने कहा ओए थल्ले हो जा, उसने मुझे धक्का दिया पीछे से। मैं नीचे हूँ तो मेरा सर बचा है। आते हुए भी मेरा सर लगने लगा, जाते हुए भी सर लगने लगा। ये सर है ही थोड़ा सा पागल, क्या करें। एक और टेंपल में एंटर हो रहे हैं जी। वेरी नाइस बीट।
देखिए जी, इस टेंपल में 2 बड़े बड़े बुत हैं। एक ये थोड़ा सा काइंड लुकिंग है और ये एक थोड़ा सा एंग्री लुकिंग है। एक शायद हमें जन्नत में लेके जाए, एक जन्नत में लेके जाए। जी मावेशी बता रही कि उनके गॉड्स नहीं हैं, ये उनके एम्प्रेस के लिए श्राइन्स हैं। फिर से जाओ मावेश। तुम्हें किसने कहा था इस तरह मारो? मुक्का थोड़ी मारना होता है। गुड, वेरी गुड। ले जी, एक और टेंपल देख लिया। दोबारा से अब अपनी किश्ती में आ गए हैं, सफ़र जारी है। ले जी, अब हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे किंग कॉन्ग बनी थी। आप देख सकते हैं ये वो एरिया जहाँ पे किंग कॉन्ग शूट हुई थी, ये वियतनाम में है। इंतहाई घने किस्म का फॉरेस्ट है जी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो फिल्मों में भी आपने वियतनाम वॉर की फिल्मों में भी देखा होगा, वही यहाँ पे नजर आ रहा है। थिक फॉरेस्ट। हम रोक करके जा रहे हैं। अभी लगता है यहाँ से वियतनाम निकलेगा और कहेगा बाहर आ जाओ, निकलो मेरे मुल्क से। जो वियतनाम की हिस्ट्री समझ आई है उसमें ये नज़र आया है कि एक तो ये कि भाई बड़े वक्त से इन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस रही है, और दूसरी बात ये समझ आई है कि हमेशा इन्होंने अपनी जो लैंडस्केप है, जो नेचर है, जो अपनी धरती है, उसकी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनको हमेशा इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए कि जब भी उन्हें किसी बैरून क़ुव्वत से जंग लड़नी है तो उन्होंने अपनी धरती को इस्तेमाल करके उस जंग में कामयाब होना है। जी, ये जगह तो वाकई ऐसे लग रहा है जैसे किंग कॉन्ग यहाँ पे रहता है। ये गार आप देखें, ऐसे लगता है अभी बाहर निकलेगा। ये देखें किंग कॉन्ग के रहने की जगह, इसका घर है। अच्छा जी, मज़ेदार बात ये है कि जहाँ से हम जा रहे थे आ रहे थे वहाँ थ्रू आउट कोई वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहा था, वहाँ कोई सेल फोन सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा था शायद पहाड़ों की वजह से ब्लॉक हुआ हो, और मैं ठीक कह रहा था। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अब वाईफाई सिग्नल आ गया है, अब आप अपना वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार बात है। अच्छा जी, मेरे हिसाब में हम वापस वहाँ आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों किश्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, हर तरफ किश्तियाँ लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है जी यहाँ पे टूरिस्टों के लिए। हुकूमत ने बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है इंतज़ाम किया है। ये देखें जी, किश्तियों को इकट्ठे बांधा हुआ है। एक ही बंदा जो है वो 1-2 दर्जन किश्तियाँ जो है रो कर के लेके जा रहा है। पता नहीं बंदा है या खातून है, आई डोंट नो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे जो रोवर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए खाना पीने कर रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। ये देखें जी, मछलियाँ ओए होए ओए होए, लोग खाना खिला रहे हैं, उनको पागल हो रही है वो। ओह माय गॉड, अमेजिंग। ये देखें जी, मछलियाँ पागल हो रही हैं यहाँ पे, खाने के पीछे पागल हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। कमाल है, लोग उनको खाना खिला रहे हैं और वो क्रेजी हो रही हैं। आपको नज़र आ रहा हो शायद, उनके मुंह खुले में हैं। मैंने तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी कभी, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ दरख्तों की खूबसूरत छाँव है जी, और आप देख सकते हैं कि अपनी शिफ्ट लगाने के बाद यहाँ पे वो कुछ खा पी रही हैं। मुझे जो इम्प्रेशन मिला जी ये देख के कि किस तरह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इवन ये जो बोट वाले थे जो हमें लेके जा रहे हैं, जो ख़वातीन रो कर रही थी और मर्द भी थे उसके अंदर। अक्सर वैसे ख़वातीन मैंने देखी, ज़्यादातर मुझे लग रहा था जैसे ख़वातीन हैं, थोड़े से मर्द भी थे। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि अब वो वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे कि भाई कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये वियतनाम के लोग ऐसे लोग हैं जो ये बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, और हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। ज़िंदगी तो सारे लोग ही बेहतर अपनी करना चाहते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं या कोई और तरीका निकालते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। तो यही मैंने देखा कि वियतनाम के लोग इंतहाई मेहनती भी हैं, हमारे लोग भी बड़े मेहनती हैं,
मगर हम शॉर्टकट भी बड़े ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पे यही नज़र आता है कि शॉर्टकट की तलाश नहीं है, मुल्क को भी बेहतर करने की कोशिश है और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश है। अगर से बार बार आपको ये ख़बर मिले कि जी मुल्क के अंदर बड़ी करप्शन हो रही है, फ़लाँ इतने पैसे खा गया, फ़लाँ उतने पैसे खा गया, चाहे वो सच्ची बात हो या झूठी बात हो, मगर बहरहाल जब बार बार आपको ये ख़बर मिलती है कि जी लोगों ने बड़े तरीके निकाले में पैसे कमाने के, फिर आपका दिल नहीं करता कि आप मेहनत करें, क्योंकि आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेहनत से इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करेगा मगर चालाकी से बेहतर करेगा। फिर इसका मतलब है कि हासिल करना, चालाकियाँ जो है ना वो आम हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर, कि वे पैसे कमाने का तरीका मेहनत नहीं है, पैसे कमाने का तरीका और है, चालाकी है। जब ऐसी सोसाइटी बन जाए जो कि मेहनत की जगह, हार्ड वर्क की जगह, इंटेलिजेंस की जगह, क्रिएटिविटी की जगह चालाकी को रिवॉर्ड करे, हासिल को रिवॉर्ड करे, तो फिर मेरा ख़्याल है वो सोसाइटी तरक्की नहीं करती। अगरचे हमारा ख्याल यही होता है कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर रियलिटी में आप अपनी प्रोडक्टिव पावर्स को, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को नहीं बढ़ा रहे होते।